हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। मैं आज आपको वर्ण विचार के बारे में कुछ बताऊंगी, जो कि हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर है। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे सीजी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, या फिर और भी कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी व्यापम का ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो उसमें मैं कुछ आपको बता भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। ठीक है, जब आप मुंह से बोलते हैं तो वो क्या होता है, ध्वनि होता है। लेकिन जब उसको लिखित रूप में लिया जाता है तो उसको वर्ण बोला जाता है। तो जब भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है ध्वनि और वर्ण लिखा है, ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने लिख दिया है। जब आपको जो क्या बोलते हैं ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, तो जब वहाँ पे लिखा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर ध्वनि लिखा है तो आप ध्वनि पे टिक लगाएंगे, अगर वर्ण लिखा है तो वर्ण पे लगाएंगे, क्योंकि बोलने पे ध्वनि होता है और लिखने पे वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर दोनों दिया हुआ है तब आप ध्वनि को लगाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन की तैयारी आपकी करा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको नहीं बताऊँगी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उतना आपको जानना भी नहीं है। बस जो आपका क्वेश्चंस जैसे कैसे बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे आप सॉल्व करें या कैसे उसको पढ़ें, बस मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी और मैं अलग से और कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसका डिटेल में कि उसको क्यों बोला जाता है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्यों हुई, कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ मैं उसी को ही बताऊंगी, और उसको कैसे याद करना है सिर्फ उसी को ही मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये था। अब वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सेम वही जो माला पिरोया जाता है, जिस तरीके से माला हमारे पास होता है, तो वो माला एक एक मोती को जब आप पिरोते हैं तो क्या हो जाता है, माला बन जाता है। तो वर्णों को पिरो दिया जाता है तो वर्णमाला बन जाता है। इतना तो सबको पता होगा ही। ठीक है, कुल संख्या होते हैं 52। ये क्वेश्चन में आता है कितनी संख्या होती है, तो उसकी संख्या होती है 52। कुछ को याद करना पड़ेगा, कुछ को समझना पड़ेगा, कुछ के साथ शब्दों के साथ आपको खेलना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं कैसे करती थी मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कुल संख्या होती है वर्णों की 52। अब वर्णों की जो प्रकार होते हैं, वर्ण के जो प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ये जो वर्ण है, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो आपका स्वर होता है और दूसरा आपका व्यंजन होता है। ठीक है, इतना भी आपको पता होगा। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 होती है, ये पूछता है। व्यंजन की संख्या 33 होती है, ये पूछता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। संख्या 11 ये आता है, व्यंजन की संख्या 33 ये आता है। स्वर स्वर 3 प्रकार के होते हैं आपका, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 प्रकार के होते हैं स्वर, इसको याद कर लीजिए, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, पहले स्वर के बारे में बात कर लेंगे, फिर व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो स्वर हमारा हो गया है हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हास्य स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। इजी तरीके से मैं बताऊंगी ताकि आपको याद हो जाए और आपको बार बार उस चीज़ को देखना ना पड़े, और एमसीक्यू वगैरह आप सॉल्व करें तो आपको बने। ठीक है, तो हास्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। हास्य स्वर की संख्या होती है 4। ठीक है, अब हास्य स्वर का मतलब क्या होता है, जहाँ हमको कम ताकत लगे बोलने में, हमको हो कम समय लगे, उसको हास्य स्वर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता है उसको दीर्घ, इसीलिए उसका नाम क्यों पड़ा है, इसीलिए उसका नाम दीर्घ पड़ा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर के बारे में बाद में बताऊंगी। हास्य स्वर ये पूछता है कितने होते हैं, तो हास्य स्वर आपके 4 होते हैं। अब ये कैसे याद होगा, सबको पता है, आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो जितने छोटे छोटे हैं वो सारे हास्य में आते हैं। ठीक है, तो अब छोटा आ इसमें आ जाएगा, छोटी ई इसमें आ जाएगी, छोटा ऊ हमारा आ जाएगा, और एक ऋषि बचता है तो वो ऋषि इसी में आता है। ये भी पूछता है ऋषि
कि किस में आता है, तो वो ह्रस्व स्वर में आता है। ये IMP है, ये पूछे नहीं पूछे ये ज़रूर पूछता है। ठीक है, संख्या कितनी है? 4 है। जितने आप अपने से भी जो सारे आ, छोटा आ, बड़ी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसा करके लिखा रहता है, उसमें जो जो छोटे छोटे हैं उनको एक साइड लिख दीजिए, तो 4 बचे। बाकी जितने आए वो सारे इसमें चले गए। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। अंग आहा नहीं आएगा क्योंकि वो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो जितने बचे वो सारे इसमें आ जाएंगे दीर्घ में। ठीक है, दीर्घ में इसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम लगता है, आपका कम समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है दीर्घ में, इसलिए इसको दीर्घ स्वर को बोला जाता है। तो जितने बड़े बड़े हैं सारे इसमें लगा दीजिएगा। इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 7 होती है, इसकी संख्या 4 होती है। अंग आहा इसमें नहीं आता है क्योंकि वो ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। ठीक है, उसको फिर बाद में बताऊंगी। तो इसमें 2 गुना समय लगता है, इसमें कम समय लगता है, हास्य में कम समय लगता है, इसमें 2 गुना लगता है, इसके अपेक्षा 2 गुना लगता है, और प्लुत में बोलने पर इसकी अपेक्षा 3 समय लगता है, इसमें 3 गुना लगता है समय, 3 गुना, इसमें 2 गुना। ये पूछता है 2 गुना समय किस में लगता है, तो दीर्घ में 2 गुना लगता है और प्लुत में 3 गुना लगता है। और इसमें आपका ओम, राम ऐसे करके जो वर्ड आते हैं वो इसमें आते हैं, प्लुत स्वर में आते हैं। स्वर में यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, और प्लुत में 3 गुना समय लगता है। ये सारे ये क्वेश्चंस आते हैं, जो जो IMP है मैं बताते जाऊँगी। जो मैंने अंग आहा बोला था वो उसको बोला जाता है अयोग वाह वर्ण बोला जाता है। इसको आप याद कर लीजिए। ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन में आते हैं। ये अंग जिसके ऊपर बिंदी लगी है, और ये आहा इसको विसर्ग बोलते हैं, इसीलिए इसको विसर्ग बोला जाता है। जब ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में आता है ये वाला, अनुस्वार कौन है, अनुस्वार पूछा जाता है, अंग जो है वो अनुस्वार है, और ये जो आहा ये विसर्ग है, ये पूछा जाता है। और दोनों को पूछा जाता है तो अयोग वाह वर्ण के नाम से ये जाना जाता है। अयोग वाह वर्ण, ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, अयोग वाह वर्ण ऐसे करके पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चंस वाले हैं वही वही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आ गया व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक, 33 होती है। उसमें से ये भी क्या है, तीन प्रकार के होते हैं। ये भी 3 हिस्सों में इनको भी बांटा गया है, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन पहला, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन। ठीक है, ये तीनों को याद करना पड़ेगा। अब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, आप जो व्यंजन तो आपको पता है, का, खा, गा, घा, ये सारे व्यंजन हैं। स्वर हैं जो आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सारे स्वर हैं। और व्यंजन क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ये सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में आपका का से लेकर पूरा आपका माँ तक आता है। ठीक है, माँ तक आता है, जैसे का, खा, गा, घंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढाणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, माँ। उसके बाद या, रा, ला, वा यहाँ पे नहीं आएगा। स्पर्श व्यंजन सिर्फ माँ तक होता है, का से लेकर माँ तक सिर्फ स्पर्श व्यंजक होता है। उसके बाद जहाँ या आएगा तो या आ जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन में। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो या वाला जो लाइन है, या, रा, ला, वा, ये आपका आता है अंतस्थ व्यंजन में। ठीक है, उसके बाद या, रा, ला, वा के बाद क्या आता है? सा आता है। तो सा आपका आएगा उष्म व्यंजन में। ठीक है, उष्म व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको बोलने में उष्मा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा लगती है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, उष्म व्यंजन उष्मा ज़्यादा लगती है। तो सा बोलिए, सा बोल के देखिए। इनको याद करने का एक ये भी रहता है कि इनको बोल बोल के देखा जाता है, जैसे कहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कितनी ऊर्जा लग रही है, मुंह हमारा कैसे बोलने टाइम हमारा मुंह कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को भी देख के आप उस टाइम पे भी एग्ज़ाम में भी बैठ के ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। इनकी संख्या पूछी जाती है, उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है।
और स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो 25 होती है। ये पूछा जाता है, ये आईएमपी है, ये आईएमपी, ये आईएमपी है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। फिर आपका आता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजक हमारे जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? संयुक्त करना, दो अलग अलग हैं उनको एक साथ संयुक्त करना। दो व्यंजन है उनसे दो व्यंजन है उनसे मिलकर जो बना है उसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। जैसे आपका छ्रा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ठीक है, ये है संयुक्त व्यंजन। ये भी, इनकी भी संख्या 4 है, देख लीजिए। ये वाला जो छ्रा है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा, ये 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अब इनको अलग ये आता है, ये आईएमपी है, ये आईएमपी, क्योंकि ये ना कैसे दे देता है पता है? जब आपको तो मतलब ये बात पता होगी कि ये जो व्यंजन है ये बिना स्वर के नहीं बनते हैं। जब आपका का है, इसका मतलब है इसके साथ ये प्लस ये जुड़ा है तब जाके ये बना हुआ है। अगर इसको आ हटा देंगे तो इसके साथ में ऐसे हलंत लगा हुआ रहता है। सेम यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे देता है, यहाँ पे सारे में हलंत होने चाहिए। जब हलंत नहीं है क्वेश्चन में कैसे दे देगा? मान लीजिए यहाँ पे श्रा दिया है तो यहाँ पे ना ऐसे कर देगा, का देगा प्लस सा देगा और 2-3 ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ पे हलंत नहीं लगाया रहेगा। बट ये ऐसे देखने में ऐसे लग रहा है कि हाँ ये सही है, बट हलंत होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे हलंत नहीं रहेगा मत लगाइएगा, हलंत सब में लगा है, हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं होने से गलत है। तो ऐसे देता है। तो आपको कैसे याद करना है श्रा? तो ये का पहले होगा फिर शा होगा, ये वाला शा होगा, ठीक। और त्रा है, तरा, ऐसे करके पढ़ के आप भी बोल सकते हैं तो आ जाता है। त्रा एक साथ बोलने से त्रा आ रहा है और उसको थोड़ा सा धीरे बोलने से तरा, तो ता और रा आ गया, ऐसे करके और हलंत लगा देना। तो ये इसका सही है। ज्ञा, जा और इया, ज्ञा एक साथ बोलोगे तो जा आ रहा है और इया आ रहा है, तो जा के नीचे हलंत लगा देना और इया है तो ज्ञा हो गया। सही। स्रा, सरा, स्रा जल्दी से बोलोगे तो, और धीरे से बोलोगे तो सरा, ऐसे टाइप से। तो स और रा हलंत लगा दिए तो श्रा हो गया, जल्दी से बोले तो श्रा हो गया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताया, ठीक। फिर आपका आ जाता है ये आईएमपी है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपका आईएमपी है। ये सारे आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्पर्श व्यंजन उसको बोला जाता है जो का से लेकर माँ तक हमारा है वो सारे स्पर्श व्यंजन है। यहाँ पे मैंने बताया जैसे का से लेकर पूरे माँ तक आपके स्पर्श व्यंजन हैं, तो इसको याद कर लीजिए स्पर्श व्यंजन, क्योंकि मेन है ये सारे, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि ये हमारे मेन है, तो इसको स्पर्श व्यंजन ऐसे करके याद कर लीजिए। फिर एक होता है स्पर्श संघर्षी आता है, तो आपका जो चा, छा, जा, झा है ये सारे स्पर्श संघर्षी हैं, संघर्ष करते हैं। ये बहुत हाईलाइट होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे टाइप का कुछ बना के बोलते हैं ना कि शब्दों के साथ खेलिए, जितना खेलेंगे उतना जल्दी याद होगा। तो आपको याद करना है तो उसको आपको कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही याद किए जाते हैं। इतने सारे चैप्टर हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो सबको याद करना इतना आसान नहीं है। तो उसको अपने तरीके से आप कुछ बना के आप याद कर सकते हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये स्पर्श व्यंजन है, ये सारे मेन हैं, तो इनके साथ हाईलाइट होने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, ये जा, छा, जा, झा संघर्ष कर रहे हैं, तो इसको स्पर्श और संघर्षी बोल लीजिए, ठीक है। अब उसमें व्यंजन जो, इसको तो मैंने आपको बताया कि सा, सा और हा 4 होते हैं, ये उसमें व्यंजन होते हैं, इसको संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। अब इसको ऐसे करके आप याद कर लीजिए, ज़्यादा ताकत लगती है इसको बोलने में, ये उष्मा ज़्यादा लगती है इसलिए इसको उसमें व्यंजन बोला जाता है। अब भाई उसमें ज़्यादा ताकत लगेगा तो संघर्ष करेंगे ही करेंगे ये, तो इसलिए इसको संघर्षी भी बोला जाता है। तो ऐसे भी आता है कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स्पर्श संघर्षी आएगा तो चा, छा, जा, झा, इसमें से एक कोई आ जाएगा, चा, छा, जा, झा, उसको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। जब संघर्षी खाली आएगा तो सा, सा, और उष्ण व्यंजन भी पूछेगा तो सा, इसमें से कोई एक ठो पूछ देगा। तो ऐसे करके याद करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाता है। अब द्विगुण व्यंजन किसे बोलते हैं, ये भी बहुत आता है, द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इसको ऐसे करके याद कर लीजिए, देखिए डा और जो ढा है, ठीक, उसके नीचे में ये बिंदी लगी हुई है,
और जो हमारा जो नॉर्मल होता है डाढ़ा, उसके नीचे बिंदी नहीं लगी रहती है, इसके नीचे बिंदी नहीं लगी रहती है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, उत्क्षिप्त मतलब ये छिप गया हुआ है, ये दिखता नहीं है, ये छिपा हुआ है, इसलिए इसको उत्क्षिप्त बोला जाता है। तो डा और ढा के नीचे अगर बिंदी है, उत्क्षिप्त अगर आया कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है, तो आप ये डा के नीचे बिंदी है, ढा के नीचे बिंदी है, ये हमको दिखाई नहीं देते हैं, छिप गए हैं, इसलिए इसको उत्क्षिप्त कहा जाता है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक। और द्विगुण व्यंजन, क्योंकि एक तो इधर है, एक यहाँ पे है डाढ़ा, और एक है यहाँ पे जिसके नीचे बिंदी है, तो ये दो गुण ही दिखाएगा, ऐसा टाइप का कुछ बना के, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। अपने हिसाब से कुछ भी बनाइए, जो भी जिससे भी जैसे भी याद हो जाए वैसे करके आप इसको याद करने की कोशिश करिए। अब ये रा को कैसे याद करें। अब ये लुंठित व्यंजन भी है और प्रकम्पित व्यंजन बोला जाता है इसको, और ठीक एग्जाम में बैठेंगे तो याद नहीं आता है। जैसे शुरू में मुझे लुंठित व्यंजन ला याद आता था कि लुंठित व्यंजन, अच्छा ये ला है तो ला होगा, रा नहीं, या तो रा होगा या तो ला होगा, मतलब एग्जाम में बैठने में मुझे याद नहीं आता है। तो मैंने ना इसको कैसे याद किया, प्रकम्पित मतलब कि कंपन होता है, जब रा बोलोगे तो रा यहाँ पे गले के पास में कंपन होता है, तो ये कंपित कंपन होता है, इसलिए मैंने कंपित व्यंजन इसको लिया रा, मतलब ऐसे याद किया। लुंठित मतलब लुढ़कता है, जो हमारी जीभ है वो लुढ़क रही है, तो लुढ़कने की वजह से इसको रा हमारा बोलने से लुढ़क रहा है, तो इसलिए मैंने फिर ऐसे करके प्रैक्टिस करके इसको याद किया है। अब अर्धस्वर, अर्धस्वर मतलब आधा स्वर, इसको तो मैंने याद किया था कि अर्धस्वर रा या और वाह हमारा अर्धस्वर होता है। ये सारे आते हैं, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। तो इसको मैंने याद किया था, अर्धस्वर या और वाह होता है ये दोनों को। फिर है द्वित, द्वित मतलब कि दो बार उसको, ये भी आता है। द्वित किसे बोला जाता है, तो डबल, जैसे कि छोटा ना, आधा ना और फिर ना, तो इस तरीके से आधा टा और फिर टा, दो बार उसी व्यंजन का बार बार आएगा तो उसको द्वित बोलेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए मैंने रख दिया है दिल्ली, छोटा ला सॉरी आधा ला और फिर पूरा ला, तो दो बार आया है, तो ये क्या है, द्वित है। बिल्ली दो दो डबल बार आया है, तो इसको द्वित बोलेंगे। तो ऐसे करके ये भी आता है, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक। फिर ये बहुत आता है, मुख बोलेगा या तो मूल बोलेगा, स्वर कितनी ही संख्या उनकी पूछता है, कई बार संख्या पूछ देता है, कई बार कौन कौन से हैं करके पूछ देता है। तो मुख मूल स्वर होते हैं आपके 4, उसमें से आपका आ है, ऐसे करके याद कर लीजिए। जितने भी आपके हास्य स्वर हैं वो सारे मूल स्वर हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 हैं। मूल स्वर भी 4 हैं, हास्य स्वर भी 4 हैं आपके। तो ये आता है मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये आपके मूल स्वर हैं। अयोग वाह मैंने बताया, अंग आहा कई बार ऐसे भी आ जाता है, इसका जो चिन्ह है ऐसे है, तो अंग और आहा अयोग वाह है आपका। और ये भी पूछता है अनुनासिक, जिसको नासिक भी बोलते हैं, अनुनासिक भी बोलते हैं। तो डा, इया, डा, ना, मा, जो सारे लास्ट वाले हैं, जो सारे लास्ट वाले वो सारे अनुनासिक होते हैं, इसको नासिक भी बोलते हैं ना, अनुनासिक भी बोलते हैं, दोनों आएगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ये जो लास्ट के जो सारे हैं ना, जो किसी काम के नहीं होते हैं, वो सारे अनुनासिक हैं, ये सारे अनुनासिक हैं। तो ये आते हैं अनुनासिक।